Hello students, welcome to the lecture on hydrocarbons, and in this lecture we will be studying electrophilic aromatic substitution, that is EAS. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर मैं एक एरोमेटिक रिंग ले लूं दैट इज बेंजीन, इसकी रिएक्शन अगर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल से करवाऊं सच एज E प्लस, तो ये रिएक्ट करके यहां जो हाइड्रोजन है उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करी जाए तो इन मैकेनिज्म एट फर्स्ट ये जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये अगर ऐसे इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उस सिनेरियो में हमें मिलेगा यहां का हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल और एक प्लस ऑन द कार्बन। अब तुम ध्यान दो, ये जो कार्बोकैटायन बना है ये रेजोनेंस कर सकता है, तो ये डीलोकलाइजेशन हुआ, वी गेट अनदर इंटरमीडिएट जो कि कैनोनिकल फॉर्म है पहले वाले का, ये बना, ये फिर से रेजोनेंस करेगा, इस तरह से पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा एंड वी विल हैव पाई बॉन्ड ओवर हियर प्लस चार्ज ओवर हियर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे एंड वी विल हैव द फाइनल प्रोडक्ट विच इज दिस। इस स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट्स बने हैं, ये बीच के इतने सारे, ये सारे के सारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इनको हम आरेनियम आयन भी बोलते हैं। दीज आर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। सो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये रही उसकी मैकेनिज्म। अब ये डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रोफाइल लेकर आप डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हो। फॉर एग्जांपल वी कैन गो फॉर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये NO2 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर। अब ये इसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन देगा। सवाल ये है कि ये NO2 प्लस मिलेगा कैसे। So ways to get NO2 प्लस, ये हमें याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको आप ले सकते हो, पहला HNO3 ले लो, कंसंट्रेटेड HNO3 दे दे या केवल HNO3 दे दे रिएक्शन में, तो समझना है कि यहां पर नाइट्रेशन हो सकता है। दूसरा, आप HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर ले लो, ऐसे केस में भी आपको NO2 प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तीसरा, आप N2O5 ले लो, N2O5 विल गिव यू NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चौथा, कुछ सॉल्ट्स जहां पर ऑलरेडी NO2 प्लस है सच एज CH3CO माइनस NO2 प्लस, ऐसे केसेस में भी आप NO2 प्लस वहां से ले सकते हो जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज हैलोजिनेशन, जो अगेन EAS ही है एक तरह से। यहां पर भी एक एरोमेटिक रिंग हैलोजन से रिएक्ट करेगी, हैलोजन से X प्लस एंड इट इज गिविंग अस हैलोबेंजीन एज द प्रोडक्ट। यहां पर X प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। X कैन बी आवर Cl और Br और आयोडीन। नाउ वेज टू गेट X प्लस, सबसे पहला तरीका कि आप X2 लो इन प्रेजेंस ऑफ FeX3। ऐसे केसेस में आपको ये FeX3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हुए X प्लस देगा। X प्लस दिया यानी इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, रिएक्शन करवा दो। दूसरा तरीका, आप X2 लो विथ Fe, Fe X2 के साथ रिएक्ट करके FeX3 बनाएगा और FeX3 वापस से X प्लस
जनरेट करेगा। सो दीज आर टू रिएक्शंस जो कि एग्जांपल है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3 का एडिशन होता है। यहां पर आप SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली भी ले सकते हो, एंड द प्रोडक्ट वी गेट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ways to get SO3, or we can say ways for sulfonation। हम यहां पर डायरेक्टली SO3 यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, ठीक है। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3H+ होता है, जो कि यहां पर इन द एंड सल्फोनिक एसिड ही देता है। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है, आप ओलियम ले लो। ओलियम या फिर जिसको हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं, वो हम ले लेंगे। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 एंड SO3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं दैट इज व्हाट, H2S2O7, ठीक है। तो कभी भी इन तीनों में से कुछ भी दे दिया रिएक्शन में तो समझ जाना सल्फोनेशन होने वाला है। मूविंग फर्दर, हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ये बोल रहा है कि x ग्राम हमने नाइट्रोबेंजीन लिया जो नाइट्रेशन कराने पे 4.2 ग्राम ऑफ मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन देता है, x की वैल्यू बता दो। हमने कहा ये तो से ज्यादा मूल कॉन्सेप्ट का सवाल लग रहा है। ये रहा नाइट्रोबेंजीन, अब ये नाइट्रेशन करेगा। नाइट्रेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, HNO3, HNO3 प्लस H2SO4, N2O5 या CH3CO माइनस NO2 प्लस, या कोई भी ऐसा सॉल्ट जहां पर NO2 प्लस मिल जाए। तो यहां पर मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख लेता हूं, दैट इज HNO3 H2SO4। ये रिएक्ट करके एज पर द क्वेश्चन हमें दे रहा है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और इसके कितने ग्राम दिए हैं, 4.2 ग्राम मिल रहा है, और ये हमें x ग्राम लिया हुआ है। तो हम कहेंगे दिख रहा है साफ साफ, 1 मोल नाइट्रोबेंजीन 1 मोल मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन देगा 1 मोल NO2 प्लस के साथ रिएक्ट करके। सो वी कैन से मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। सो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो कि होगा कितना, ये बेंजीन जिसका 78 मोलर मास होता है, एक हाइड्रोजन कम है, दैट इज 77 प्लस 14 फॉर नाइट्रोजन, 32 फॉर 2 ऑक्सीजन्स, और ये टोटल निकल के आ रहा है 7 4 11 और 2 13 3, एंड हियर वी हैव 123 ग्राम्स पर मोल। तो भाई ये हो गया आपका मोलर मास नाइट्रोबेंजीन का। मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स कितना हो जाएगा, x/123, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। कैसे निकाले इसका मोलर मास, इसका मोलर मास सिंपल है और निकालना, हमारे पास ऑलरेडी नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास पता है, दैट इज 123, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, उसकी जगह NO2 लगेगा, यानी 122 प्लस 14 प्लस 32 कितना हो गया, ये 8 6 1 168 ग्राम्स पर मोल, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू 4.2 डिवाइडेड बाई 168। देखा जाए तो ये 40 टाइम्स में जा रहा है, एंड x विल बी इक्वल्स टू 123 divided by 40, that is 12.3 divided by 4, which is coming out to be 3 point something, and 3 point something में भी 3.0 something आएगा। We don't need to worry about that, क्योंकि आंसर जो देना होता है इस केसेस में वो देना होता है नियरेस्ट इंटीजर में, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट सेज वी हैव आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स
जो नेगेटिव बेयर्स टेस्ट देता है। बेयर टेस्ट क्या था? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन, जो तभी होती थी जब हमारे पास एल्कीन या एल्काइन पड़ा हुआ हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C9H2। क्या सिखा है? जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सबसे पहले क्या निकालोगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो C9H12 के लिए अगर आप DU निकालोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 9 2 18 एंड प्लस 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया कितना? 4। अब देखो अगर 4 आ रहा है और क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फ्रॉम अबव विथ 4 डिफरेंट नॉन एलोफैटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स, इसका मतलब यहां पर बेंजीन अगर ले लें तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत आराम से सेटिस्फाई होगा। सो विथ दिस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन हैव बेंजीन विथ प्रोपाइल एज सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर देखो, अगर ये मॉलिक्यूल लिया तो इसके अंदर कितने नॉन एलोफैटिक सब्स्टिट्यूशंस यानी कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस कितने हो सकते हैं? इतने सारे, जिसमें से ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यानी टोटल 3 साइट्स आर देयर। 3 जगहों पर सब्स्टिट्यूशन करके आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहां पर अगर इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड पोजिशनल आइसोमर्स बनाए, we can have this molecule as one of the isomer, we will have this one, we will have this one। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 1 2 3 इस तरह से मिल जाए, इस तरह का एक इस तरह का। इसके अलावा यहां पर भी एक ब्रांचिंग करके आप कर सकते हो a molecule like this, but again we need to look for those isomers where we get 4 different non-aliphatic substitution। तो non-aliphatic substitutions अगर हमें देखने हैं तो देखो यहां पर again 1 2 and 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलेंगी। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे बात करें तो 1 और 2, केवल यही 2 मिलेंगे, सो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करें तो 1 2 एंड 3, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करें तो केवल एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा एरोमेटिक रिंग के, क्योंकि सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है, सो ये भी नहीं हो सकता। इधर बात करें तो 1 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, सो नॉट आवर आंसर। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, सो दिस विल बी आवर आंसर। एंड यहाँ पर भी 4 डिफरेंट हमें देख रहे हैं, सो दिस विल बी द आंसर। यानी कि टोटल 2 आइसोमर्स हैं यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को गवर्न करते हैं, और 4 डिफरेंट नॉन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स लेकर बैठे हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 2। लेट्स लर्न अबाउट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब क्या है? बेंजीन जब है उस पर आप यस करा रहे हो तो सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है, फर्क नहीं पड़ता कहां पर सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, देन दैट ग्रुप विल डिसाइड कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। ठीक है, और मेन रीजन रहता है वहां पर भी कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस सिनेरियो में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, कभी भी आपके पास एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जिसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, इन दैट केस ये जो ग्रुप है ये एक एक्टिवेटर कहलाता है, जो रिंग है वो एक एक्टिवेटेड रिंग कहलाती है, क्योंकि जब आपके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है उस डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के ऊपर, इन दैट सिनेरियो वो डीलोकलाइज कर रिंग में नेगेटिव इंटेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल के आने का रेट फास्ट हो जाता है, रिएक्शन फास्ट होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिनॉक्साइड आयन ले लें तो अब ये फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज
सर्कुलेट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसे सबसे ज्यादा माइनस कहाँ दिखेगा? उसको सबसे ज्यादा माइनस ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे दिखेगा, तो वो वहीं पर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स जो होंगी वहीं से उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एंड देयरफॉर वी ऑब्जर्व कि कभी भी एक ऐसा एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो वो रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। हेंस इट डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल टू गो टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। सो वापस से लिख लेते हैं। अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक एटम लगा हुआ है, कनेक्टेड है, अगर इस एटम के पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, देन रिंग इज एक्टिवेटेड एंड ग्रुप ए will be termed as activator and it will be ortho para director। तो मेजर प्रोडक्ट आपको ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन से ही मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगर यही ग्रुप या एटम जो है इसके पास प्लस चार्ज है या फिर पाई बॉन्ड है, ऐसे सिनेरियो में ये रिंग में प्लस चार्ज सर्कुलेट करता है एंड देयरफॉर इट डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा पोजीशन। क्योंकि अब देखो, मान लो हमने ले लिया है NO2 ग्रुप यहां पर, तो ऐसे केस में क्या होगा? डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का इस तरह से होगा, रिंग में प्लस आया ऑर्थो पोजीशन पे, अगले स्टेप में ये पाई बॉन्ड फिर से मूव किया, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज कहां आया? पैरा पोजीशन पे। सो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां दिखेगी? उसको दिखेगी एक्चुअली मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये प्लस चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, मेटा पर आ ही नहीं रहा है। जब मेटा पर आ ही नहीं रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब डेफिशिएंसी कम कहां पर देखने को मिलेगी? मेटा पोजीशन पे। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल लाइक टू गो टू मेटा पोजीशन। लेकिन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएटेड ऑन द रिंग इज नाउ डीएक्टिवेटेड। सो ऐसे ग्रुप्स रिंग को, अगर कोई एक रिंग है जिसके पास एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास प्लस चार्ज है या डबल बॉन्ड है, तो रिंग को ये जो ए है ये डीएक्टिवेट करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटर। इसके अलावा क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टर। बट अगेन ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्शन का मेजर रीजन, एक्चुअल रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से अगर आप स्टायरीन की बात करो तो इस स्टायरीन के केस में इसके पास डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पे सब्स्टिट्यूट करता है, उनको ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट करता है, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। सो ध्यान रखना, इन स्टायरीन वी गेट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन एज मेजर। मूविंग फर्दर, ये रहा एक क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं इन पांचों स्टेटमेंट्स को और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सही है कौन गलत है। A says OCH3 and NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। देख लेते हैं, अगर हमने इनको बेंजीन रिंग पे लगाया तो क्या होगा? अगर OCH3 लगाया तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अंदर आएगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी OCH3 तो एक्टिवेटिंग है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं NHCOCH3 की, NHC डबल बॉन्ड OCH3। तो अब ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है, और इस साइड भी हो सकता है। बट अगर इधर डिलोकलाइज हुआ तो वैसे केस में क्या होना है? रिंग के ऊपर अगेन माइनस चार्ज आएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, यानी कि रिंग अगेन एक्टिवेट होगी। ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम बी की बात करें, सी एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, हम कहेंगे ठीक है स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। CN
साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये डिलोकलाइज हुआ, रेजोनेंस किया, तो ये ऐसे होगा, रिंग पे प्लस चार्ज आएगा, यानी डेफिनेटली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपको प्लस चार्ज मिलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पे, तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। बट अगर OH की बात करें तो जैसे ही आप रिंग पर OH ग्रुप लगा के बैठे हो, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, वो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। इसका मतलब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा, यानी कि दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाइल CN इज मेटा डायरेक्टर, तो B तो गलत हो गया। C की बात करें, CN एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमने साइनाइड को तो देख लिया, साइनाइड इज मेटा डायरेक्टिंग। नाउ SO3H की बात कर लेते हैं, तो ये रहा बेंजीन, S डबल बॉन्ड O OH, ये रहा SO3H। यहां पर भी पाई बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा रेजोनेंस के लिए, एंड यहां से क्लियर समझ में आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे प्लस आने वाला है, प्लस आने वाला है, तो ये डेफिनेटली मेटा डायरेक्ट करेगा, यानी कि C सही है। D कह रहा है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक्टिवेटिंग है तो वो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनाएंगे, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो ये सही है। हेलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, देख लेते हैं। अगर हम हेलाइड्स की बात करें सच एज क्लोरीन, लोन पेयर इस तरह से डीलोकलाइज होगा, तो रिंग पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि यस हेलाइड्स आर एक्टिवेटिंग। बट यहां पर एक चीज आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Cl इज वे ग्रेटर देन द डोनेटिंग इफेक्ट ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ Cl। वो कम डोनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जब डोनेट करता है इसके ऊपर प्लस आता है, बहुत ज्यादा विड्रॉ करता है इंडक्टिव से, इसकी वजह से Cl जो है वो माइल्डली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, यानी कि रिंग्स जो हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होंगी, हेलाइड्स आर कंसिडर्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इस पूरे 5 स्टेटमेंट में A, C एंड D जो है सही है, जो कि दे रखा है हमें ऑप्शन 1 में। मूविंग फर्दर, ये रहा अगला सवाल, ये कह रहा है इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। जहां पर ब्रोमोबेंजीन SO3 से रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के प्रेजेंट्स में, A दे रहा है, A Br2Fe के साथ रिएक्ट करके B दे रहा है। तो देखते हैं, ये जो रिएजेंट यहां पर दे रखा है, दिस इज फॉर सल्फोनेशन, यानी कि सल्फोनेशन का प्रोसेस होने वाला है, SO3H ग्रुप ऐड होगा, लेकिन सुननी पड़ेगी, Br लगा पड़ा है, Br बोलेगा मैं लोन पेयर जो है वो डिलोकलाइज कर रहा हूं अंदर, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा, सो आई एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो जो आप SO3H ग्रुप लगाओगे वो कहां पे लगाओ, ऑर्थो एंड पैरा पे लगाओ, क्योंकि ये इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा होगा, तो इंडक्टिव से जो प्लस आएगा वो इस ऑर्थो पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरा, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा है, पैरा पे, इसीलिए पैरा सब्स्टिट्यूशन विल गिव अस मेजर प्रोडक्ट। तो ए तो ये हो गया। अब जब आप Br2Fe डालोगे, यानी कि वहां से क्या निकलेगा, Br प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल अब इस पे जाके जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, लोन पेयर से ये ऑर्थो पे नेगेटिव डालेगा, ये प्लस यहां पर ले आएगा अपने ऑर्थो पे, Br प्लस को तो नेगेटिव चाहिए, Br के ऑर्थो पे जाकर लग जाएगा, यानी कि B विल बी दिस। तो अब हम अगर ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन हमें मिला 1 में, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे देखते हैं। The next question here says given below are 2 statements on nitration of metaxylene। metaxylene क्या होता है, metaxylene होता है ये 2 CH3 ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे with HNO3 H2SO4। तो अगर आपने यहां पर HNO3 H2SO4 डाला, वो क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, NO2 प्लस देंगे, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, आकर जुड़ जाएगा, ये यहां पर NO2 आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से
ज़्यादातर यहीं पर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे और भी बन सकते हैं, मतलब यहाँ पे NO2 लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। खैर देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट की ही बात की जा रही है। सो आगे ये बोल रहा है कि अगर ये ऑक्सीडेशन कराएं, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करा दें, तो ऑक्सीडेशन अगर आप KMnO4 से करवाओगे तो साइड चेन ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, यानी ये दो CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। वी विल हैव COOH, COOH and NO2 over here. Now this is what 4-nitrobenzene, 1,3-dicarboxylic acid, 1,3-dicarboxylic acid and 4-nitrobenzene। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मूविंग फर्दर, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि भाई CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाई NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप CH3 यहां लगा रखे हो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और नेगेटिव लेकर आएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। वाइल जब NO2 अटैच्ड होगा तो NO2 रेजोनेंस से रिंग पे प्लस चार्ज डीलोकलाइज कराएगा, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विल बी डीएक्टिवेटेड। तो वहां पर मेटा डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा, यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 2। नेक्स्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप बेंजीन लेते हो, इसके ऊपर एक अल्काइल हैलाइड लाते हो जैसे CH3Cl, रिएजेंट हम लेते हैं साथ में एनहाइड्रस AlCl3 और प्रोडक्ट में ये जो अल्काइल ग्रुप था वो जुड़ जाता है। सो बेंजीन से टोलुइन बन गया। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो जो अल्काइल हैलाइड है वो AlCl3 के साथ रिएक्ट करके आपको एक इलेक्ट्रोफाइल देता है और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करके आपको EAS के थ्रू ये प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, जैसे कि अगर बेंजीन के ऊपर हमने CH3CH2CH2Cl लिया AlCl3 के साथ, ऐसे केस में ये Cl लीव करेगा, प्लस यहाँ पे बनेगा। नाउ दिस प्लस विल अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड जो फ्रेश यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इस प्रोसेस में, वो बनेगा CH3CH प्लस CH3, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ, और ये कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन अब बेंजीन के साथ रिएक्ट करके हमें ये देगा। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बोला, इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यू मस्ट टेक केयर अबाउट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। सो यहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिल सकता है अगर रीअरेंजमेंट के बाद ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तो। सो दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन बस एसिड हैलाइड यूज कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड की जगह पे। यहां पर भी हम एनहाइड्रस AlCl3 लिखते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है ये वाला। ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करके आपको CH3C डबल बॉन्ड O प्लस देता है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, एंड देयरफॉर वी डोंट सी एनी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बनता है और यही एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बेंजीन रिंग पे जाकर जुड़ जाता है और हमें ये प्रोडक्ट देता है। आप असाइलेशन अचीव कर सकते हो अगर आपने एनहाइड्राइड लिया है तब भी। जैसे कि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें AlCl3 के साथ, तो अगेन यहां पर ये बॉन्ड एक तरह से ब्रेक होता है, यहां पर प्लस बनता है और ये प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके
वापस से हमें असाइलेटेड प्रोडक्ट देता है। सो दो रिएजेंट्स यहां पे ध्यान रखना, एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, बोथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड गिव्स अस एन इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ जाकर जुड़ जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है। लेट्स गो थ्रू दिस टू मोर रिएक्शंस, क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। ये दोनों क्या चीज है? क्लीमेंशन रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, यहां पर आप R की बजाय R1 एंड R2 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देगा। रिएजेंट हम यूज करते हैं ZnHgHCl, सिंपली रिडक्शन होता है, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है। वुल्फ-किर्शनर की बात करें तो यहां पर भी R1 C डबल बॉन्ड O R2 ले लें, reagent will be NH2 KOH, and this again gives us an alkane. Simple reactions. Let's solve this problem. यहां पे बोला जा रहा है कि एक बेंजीन रिएक्शन करके P दे रहा है, फिर Q R S और लास्ट में एक हाइड्रोकार्बन दे रहा है। हमें ऑप्शंस चेक करने होंगे, सो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, जो कि साफ साफ पता चल रहा है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन का रिएजेंट है, तो क्या होगा? आप इसको तोड़ो, इसको यहां जोड़ो, सो P जो है वो बनने वाला है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया कार्बन। नाउ 1 2 वहां से एक COO माइनस ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O माइनस। आप ZnHgHCl ले रहे हो, ZnHgHCl क्या करेगा? क्लीमेंशन रिडक्शन, इसको उड़ा देगा, यानी कि Q जो बना दैट विल बी दिस, ठीक है। नाउ SOCl2 ऐड कर रहे हैं, SOCl2 एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड हैलाइड देता है, तो R जो है यहां पर वो बनेगा C डबल बॉन्ड O Cl, और फिर AlCl3 ले रहे हो, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन प्रोसेस, Cl जाएगा प्लस बनेगा, वो EAS कर जाएगा और हमें मिलेगा S एज दिस, ये बन गया। अब आगे बात करते हैं, ये अगर बन गया, ये ZnHgHCl यानी क्लीमेंशन रिडक्शन से अगर जाएगा तो वो CO ग्रुप रिड्यूस होकर हमें एल्केन दे देगा, यानी दिस इज द फाइनल हाइड्रोकार्बन विच वी हैव अचीव्ड। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, कंपाउंड्स P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो A करेक्ट है। कंपाउंड S डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, यानी कि S के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए जो एरोमेटिक ना हो, ऐसे ही एल्कीन पार्ट नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है कंपाउंड्स P एंड S रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन्स, ये कीटोन्स की रिएक्शंस हैं। कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन देता है। सो यहां पर कहीं कीटोन्स दिख रहे हैं क्या P और S में? तो बिल्कुल P में देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, S में देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि ये डेफिनेटली ऑक्साइन्स देंगे। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ सेज कंपाउंड R रिएक्ट्स विथ डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल, तो जब आप R की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम से करवाओगे R2CD, तो ये एक तरह से ऑर्गेनोमेटालिक है। ये जो R है वो R माइनस की तरह बिहेव करके, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर वापस आएगा और Cl लीव करेगा। लेकिन ये अटैक केवल एक ही बार हो पाएगा, क्योंकि जो R2CD है दैट इज नॉट दैट गुड ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड। अगर ग्रिग्नार्ड होता तो वहां पर वापस से अटैक होता और 3 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता, बट इस केस में आपको
केवल एक कीटोन देखने को मिलेगा. वी विल नॉट बी हैविंग अ 3 डिग्री अल्कोहल. सो 4 तो गलत हो गया, 2 तो गलत था ही. सो करेक्ट आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 and 3. सो यस, करेक्ट आंसर्स आर 1 and 3. So dear students, this concludes this lecture. I wish you all the very best. Thank you.